नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारी भावनाओं को समझ सकती है। जी हाँ, इसे कहते हैं इफेक्टिव कंप्यूटिंग या कह लीजिए इमोशन एआई। जरा सोचिए कैसा हो अगर आपके डिवाइसेस सिर्फ आपकी कमांड्स ही नहीं बल्कि आपका मूड भी समझें, आपकी खुशी, आपका तनाव, सब कुछ। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और इसमें इतनी ताकत कैसे है कि ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बदल सकती है। ये कमाल का आइडिया आया था 1990 के आखिर में। एमआईटी की एक रिसर्चर थीं रोज़ैलिंड पिकार्ड। उन्होंने ही इसे एक नाम दिया और इसका मकसद बहुत सीधा है, ऐसे सिस्टम्स बनाना जो इंसानों की भावनाओं को न सिर्फ पहचाने और समझें बल्कि कुछ हद तक उनकी नकल भी कर पाएं। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक मशीन इमोशंस जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को पहचानना कैसे सीखती है। ये कोई जादू टोना नहीं है बल्कि डेटा और एल्गोरिदम का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल है। तो चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है। जो सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स है ना, वो एक मल्टी मॉडल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। अब ये मल्टी मॉडल क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि वो एक ही समय पर कई चीजों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे हमारी आवाज का टोन कैसा है, हम लिख क्या रहे हैं और हमारे चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान करते हैं, है ना? हम भी तो किसी की बात सुनते हुए उनके चेहरे को देखते हैं ताकि पता चले कि वो सच में क्या महसूस कर रहे हैं। और पता है, इस पूरी प्रक्रिया में एक और मजेदार बात है। हर तरह के डेटा को समझने के लिए ना अलग अलग तरह के एआई दिमाग की जरूरत पड़ती है। मतलब तस्वीरों और वीडियो के लिए इस्तेमाल होते हैं कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स या सीएनएन्स। वहीं आवाज और टेक्स्ट के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी आरएनएन्स या फिर ट्रांसफॉर्मर्स ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। और जब इन सब से मिली जानकारी को जोड़ा जाता है, तब जाकर एआई के लिए एक पूरी तस्वीर बनती है। तो ये एआई मॉडल सीखते कैसे हैं? वो सीखते हैं बहुत बहुत बड़ी डेटा सेट से। मतलब हजारों घंटों के वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और इन सब पर बहुत ध्यान से लेबल लगाया जाता है कि इसमें कौन सी इंसानी भावना है। जैसे एक डेटा सेट है सीएमयू मुसे। सोचिए, इसमें 1000 से ज्यादा अलग अलग लोगों के 23,000 से भी ज्यादा सैंपल्स हैं। इतना सारा डेटा देखकर ही तो मॉडल इमोशंस के पैटर्न को पहचानना सीखता है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर जिस डेटा से एआई सीख रहा है वो डेटा ही भेदभाव से भरा हो? और यहीं पर एक बहुत बड़ी और सीरियस बात सामने आती है। एआई सिर्फ वो नहीं सीखता जो हम उसे सिखाना चाहते हैं, वो हमारे समाज में जो छिपे हुए भेदभाव हैं, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, उन्हें भी अनजाने में सीख जाता है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने पाया कि कुछ डेटा सेट्स में खुश चेहरे दिखाने के लिए ज्यादातर गोरे लोगों की तस्वीरें थीं और उदास चेहरे दिखाने के लिए अश्वेत लोगों की। सोचिए जरा। और ये बात इस समस्या की जड़ तक ले जाती है। जैसा कि पेन स्टेट के एस श्याम सुंदर ने कहा, और ये बहुत जरूरी बात है, कि ऐसा लगता है कि एआई ने ये सीख लिया है कि कोई चेहरा खुश है या उदास, ये तय करने के लिए उसकी नस्ल एक जरूरी पैमाना है। मतलब एआई असल में इमोशन को नहीं पहचान रहा था, वो तो बस डेटा में मौजूद उस गलत पैटर्न को सीख रहा था। और इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। वो जो दावा किया जाता है ना कि टेक्नोलॉजी सबके लिए काम करती है, वो यहाँ आकर झूठा साबित हो जाता है। ये एआई महिलाओं या गैर श्वेत लोगों या ऐसे किसी भी ग्रुप जिनकी डेटा में कमी है, उनके इमोशंस को गलत समझ सकता है, और इससे समाज में जो असमानताएं पहले से हैं वो और भी गहरी हो सकती हैं। तो अब जब इतने बड़े रिस्क सामने हैं, तो सवाल उठता है कि इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कैसे किया जाए। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चैलेंज को समझ रहे हैं और इसके लिए कानूनी और नैतिक नियम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूरोप का जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये कानून इमोशनल डेटा को बहुत ही सेंसिटिव पर्सनल डेटा मानता है। मतलब कोई भी कंपनी अगर आपका इमोशनल डेटा लेना चाहती है तो उसे पहले आपकी साफ साफ इजाज़त लेनी होगी और ये भी बताना होगा कि भाई वो इस डेटा का करेंगे क्या। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब तो खास तौर पर एआई के लिए भी नए कानून आ रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट। ये जीडीपीआर से भी एक कदम आगे है। ये कहता है कि लोगों को हमेशा बताना जरूरी है कि उन पर इमोशन रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, खासकर जब बात नौकरी या पढ़ाई लिखाई जैसी जगहों की हो। और शायद सबसे जरूरी बात,
इन नियमों का असली मकसद है टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेशन यानी हेरफेर के लिए इस्तेमाल होने से रोकना। जैसे किसी की इमोशनल कमजोरी का फायदा उठाकर उसे कोई चीज बेचना या उसके बर्ताव को बदलने की कोशिश करना। ये कानून इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए साफ साफ लाइन खींचते हैं। अब इन सब नियमों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। चलिए जरा एक नज़र इसकी टाइमलाइन पर डालते हैं। इससे अंदाजा होगा कि हम कितनी जल्दी और कितना आगे आ चुके हैं। ये टाइमलाइन देखिए, कमाल की है। 1997 में जब इस फील्ड को सिर्फ एक नाम मिला था, इफेक्टिव कंप्यूटिंग, और फिर 2010 के बाद डीप लर्निंग ने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया। और आज 2020s में चैट जीपीटी जैसे मॉडल आ गए हैं जो हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिर्फ कुछ ही दशकों में एक एकेडमिक आइडिया से रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी का हिस्सा। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इमोशनली इंटेलिजेंट मशीनें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हैं। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हम सब मिलकर एक ऐसा इमोशनल एआई कैसे बना सकते हैं जो हमारी इंसानियत को बेहतर बनाए, ना कि उसका फ़ायदा उठाए।